मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो शायद थोड़ी और मुश्किल हो जाती, मोदी जी का मार्जिन और कम हो जाता। ये मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी में इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का सब पता रहता है और वो बहुत ही पहले से वो प्लान कर लेते हैं, वो कैसे फेल हो गए। एक चेक जो है वो एक ही बार एनकैश होता है, तो अयोध्या जो है वो पॉलिटिकली एनकैश हो चुका है 91 में। जो लोकल जो वोटर है वो कैंडिडेट को देख रहा था, तो वो अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं हो पाए। देन कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लगता है स्टेट और सेंटर में ना थोड़ा कम्युनिकेशन गैप और कुछ न कुछ ये गड़बड़ हुई है। With 293 seats, the NDA is all set to form the government, but BJP's 400 par is a distant dream for now. The state, which took everyone by surprise and possibly BJP as well, is Uttar Pradesh. And we have Senior Associate Editor from the Indian Express, Shyamlal Yadav, here to discuss what happened in Uttar Pradesh. So let's start with the numbers. How big is this loss for the BJP? Yeah, it's in fact they were last time 62 seats. This time they are just 33. Last time their coalition was 64. This time they are 36. So it's a huge loss. I am recalling the situation of 1999 when Atal Bihari Vajpayee ji was PM. His government fell with one votes in 99. Elections were held again in September-October 1999. Before that, BJP had 58 seats out of 85. That time there were 85 seats. But in those elections, it was just half. Means they won 29 seats. So it happens sometime, but it's of course a huge loss if BJP was able to retain this 62 seats. Its number where it would have been so comfortable here. So yes, it's a huge loss for a ruling party which was dreaming to continue with its own majority. क्या बीजेपी देख पा रही थी कि ऐसा होने वाला है, और वाज इट लाइक अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर बीजेपी एज वेल? देखिए, बीजेपी, हम तो रिपोर्टर हैं, हम जब फील्ड में गए थे हमने बहुत जगह देखा था, बीजेपी के नेताओं से बात होती थी, ऑन रिकॉर्ड कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं करता था। हालांकि उनसे बात करके लगता था कि उनको अंदाज़ा है। जैसे हम सब तो रिपोर्टर्स हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जब हमको इतना अंदाज़ा लग जाता है, तो नेता तो जो है, मैं आपको बताऊं, वो जो पब्लिक उसकी स्पीच सुनने आई होती है ना, उसकी शक्ल देख के वो समझ जाता है कि ये वोट देने वाले आए हैं या बुद्धू बनाने वाले आए हैं, या हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। ये जो सीजन पॉलिटिशियन है वो ये समझ जाता है। तो मुझे लगता है कि उनको अंदाज रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज होगा ये नहीं अंदाज था। जैसे बहुत सारे नेता जो थोड़े बहुत स्टेट्स के जिनसे आप द रिकॉर्ड बात होती थी, उसमें कोई भी 50 से नीचे तो मानने को तैयार नहीं होता था। तो मुझे लगता है उनके लिए ये इट वाज अ सरप्राइज, बट रिपोर्टर्स के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। सिंस आई विजिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम टेलिंग यू, आई विजिटेड बरेली, आंवला, बदायूं, शाहजहांपुर, then Fatehpur Sikri, then Raebareli, Amethi, Ayodhya, Jaunpur, Bhadoi, Allahabad, Phulpur. These constituencies I had visited, and I had a clear idea that at the ground there is entirely different situation what they are projecting it. और जैसे मैंने नौजवानों से अलग अलग सेक्शन, कास्ट और कम्युनिटीज़ के बच्चों से मैंने बात की थी, एंड आई हैड एन आइडिया कि एक क्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटीज़ जो नौजवान हैं इतने परेशान थे, और यूपी में तो इसलिए परेशान थे, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की सैंक्टिटी जो डिस्ट्रॉय हुई है, वहाँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, ख़ास तौर से रिक्रूटमेंट्स के जो पेपर लीक हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उससे कितना डैमेज हुआ है इनको अंदाज पहले से शायद नहीं लग पाया। देन ये अग्निवीर स्कीम, रूरल एरिया में यूपी में आप जिन गाँव में जाएँ, आप अगर जाते होंगे तो आप 2 साल 3 साल पहले जाते तो गांव में बच्चे दर्जनों की संख्या में आपको सुबह दौड़ रहे मिलते, बच्चे 16 साल से और 22-25 साल के बच्चे। अभी वो ग्राउंड्स खाली हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब एक इससे आप अंदाज लगाइए कि कितना नाराज़गी रही होगी जो ये कैलकुलेट नहीं कर पाए, या इनको पता था तो इग्नोर कर रहे थे,
हमारी कई नेताओं से बीजेपी की बात होती थी। मैं अपना बताता था कि ये मैं देख के आ रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं कि आपकी 72 सीट्स आ रही, वो 70 से नीचे उतरने को तैयार नहीं होते थे ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के जो रिक्रूटमेंट के फरवरी में जो रिक्रूटमेंट होना था, एग्ज़ाम हुए और पेपर लीक हो गया, वह कैंसिल हो गया। आपको अंदाजा 48 लाख एप्लीकेंट्स थे, 48 लाख। तो यूपी में कितने गांव हैं? 1,06,000। अगर उससे आप डिवाइड करते हो तो एक गांव पर आते हैं 45 कैंडिडेट्स। अगर उनमें हम मान लेते हैं कि 15-20 होंगे जो बीजेपी के बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स होंगे या उनके परिवारों से होंगे, वो उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे, तो हर ग्राम सभा में वो 20-25 ऐसे कैंडिडेट्स, वो उनको इससे मतलब नहीं था कि कौन सी पार्टी आएगी, दे वर जस्ट अगेंस्ट द बीजेपी। और ये सारी कास्ट कम्युनिटीज़ के थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्टल में गया, बिना किसी से टाइम लिए मैं रैंडमली गया, वहाँ 7 लड़के खड़े थे। अब आई मीन दे वर रिसर्च स्कॉलर्स 25-26 की, वो जो हॉस्टल है वो डेडिकेटेड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। रैंडमली गया था मैं, सब बच्चों से बात की मैंने, तो संयोग से एक उसमें यादव था। यादव देखते ही आपको लग जाता है कि ये तो बीजेपी का सपोर्टर नहीं होगा, तो उसको तो छोड़ दिया मैंने। बाकी सारे ऐसी कम्युनिटीज से थे जो माना जाता है कि बीजेपी के सपोर्टर हो गए। मैं सबसे बात कर रहा था, उससे भी बात की मैंने। उसमें एक को छोड़ करके एक एबीवीपी का कुछ वर्कर था, बाकी जो उनकी राय थी वो देख करके हमें लगा कि ये सब इनको पता ही नहीं है ऊपर कि क्या हो रहा है। इतने दुखी थे। एक विद्यार्थी तो उनमें से था जिसने बोला कि हमारे 57 में हमारे दादाजी जो है वो जेल गए थे, क्योंकि वो जनसंघ के बूथ प्रभारी थे उस समय हमारे ज़िले में। और इस बार में तब से हमारा परिवार बीजेपी और जनसंघ का वोटर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मैं जान दे दूं। और उसकी क्या नाराज़गी थी? बस नाराज़गी ये थी जो ये बार बार पेपर लीक और जो नौकरियों की जो वैकेंसी नहीं आ रही है, पड़ी हुई है इलाहाबाद वगैरह में, जो यूपी के अर्बन सेंटर्स हैं। आई थिंक यू आर आल्सो फ्रॉम यूपी, यू अंडरस्टैंड। गाँव से बच्चे आते हैं, शहरों में रहते हैं, घर वाले किसी तरह मुश्किल से उनको भेजते हैं। देयर ओनली ड्रीम इज कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, कुछ कहीं ना कहीं निकल जाओगे। एक बार जब उनका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उनके कितने साल बर्बाद होते हैं, आपको अंदाज़ा है। और जो गांव से शहर में आता है उसको वहाँ रिटेन रहने के लिए वो किराया देता है, वो बाकी लिविंग के जो अपने खर्चे देता है। किसी गांव में इतना इनकम नहीं है किसी के पास। वो किसी तरह उनका ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा हमारी कहीं निकल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो जनरेशन थोड़ी सुधरेगी हमारी। ये वो बच्चे। और ये मुझे लगता है कि 35,000 तो अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो अलग अलग और कॉलेजेस, दूसरे कॉलेजेस, उनके कैंपसेज में इतने तो एनरोलमेंट, और उसके बाद बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं उन बच्चों को जोड़ दीजिए। ये सब मैसेंजर्स थे अगेंस्ट बीजेपी। ये कोई समझ नहीं पा रहा था। तो एज अ रिपोर्टर आई रियलाइज, बट आई एम फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी लीडर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, जो दिखाई पड़ रहा था साहब। हाँ, ये तो है। और एक बहुत अच्छा सवाल इससे ये आता है कि बीजेपी का मेन एजेंडा अयोध्या था और राम मंदिर था, जो पुश था, जिसपे एक तरीके से पूरा इलेक्शन ही ड्रिवन था। तो ये डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा यूपी की जनता से क्यों हो गया बीजेपी? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अयोध्या का जो इशू है, बीजेपी के लीडर्स भी बार बार कहते हैं, आपको भी पता है कि ये राजनीतिक इशू नहीं है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुषमा स्वराज जी जब बीजेपी की महासचिव थी, एक बार रिपोर्टर्स से उन्होंने बोला था, बहुत छपा था यहाँ पर, कि एक चेक जो है वो एक ही बार इनकैश होता है। तो अयोध्या जो है वो पॉलिटिकली इनकैश हो चुका है 91 में। तो अयोध्या, असल में मैं अयोध्या भी गया था, मैंने वहाँ कई सारे बीजेपी और आरएसएस के लोगों से बात की। लोग ये कह रहे थे कि यहाँ गड़बड़ हो गई, हमको चुनाव तो फरवरी में ही करा लेना चाहिए था। सो अयोध्या का जो वो मोमेंटम बना हुआ था फरवरी के एंड, फरवरी तक, मीन्स 22 जनवरी को कॉन्सेक्रेशन ये हुआ था, उसके बाद तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और ग्राउंड पर जो मैटर, खुद अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी, वही तो इसलिए हार गई कि सिर्फ सोशल इक्वेशन और कास्ट अरिथमेटिक्स जो है यूपी में वो काम करता है। बाकी सब लोगों का पूजा पाठ हो, धार्मिक इशू है, वो करते हैं, लेकिन वोट अपने हिसाब से देते हैं। तो अब कैन वी डिस्कस अबाउट व्हाई उत्तर प्रदेश मैटर्स एंड इसका क्या सेटबैक होगा अभी बीजेपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश आज से नहीं मैटर करता है। आपको पता है, अपने आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 6 को छोड़ करके गुलजारीलाल नंदा
मुरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी जो हैं वो या तो यूपी के रहने वाले थे या यूपी से उभरे मीन्स यूपी से पार्लियामेंट के मेंबर। अब नेहरू जी फूलपुर से चुने गए, लाल बहादुर शास्त्री जी इलाहाबाद से चुने गए, वीपी सिंह फतेहपुर से चुने गए, चंद्रशेखर बलिया से चुने गए, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुने गए, इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनी गई, तो राजीव गांधी जी अमेठी से चुने गए। तो जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं इन 6 जो मैंने पहले नाम बताए उनको छोड़ करके वो यूपी से रहे हैं, या तो यूपी के रहने वाले थे या यूपी। मोदी जी देखिए 2013 में जब उनको प्रोजेक्ट दिया गया, पहले वो बीजेपी कैंपेन कमेटी के हेड बने, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट हुए उन्होंने यूपी में अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की थी कानपुर से, और बड़े लोग वेट कर रहे थे कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अचानक ये घोषणा हुई कि वो वाराणसी और बड़ोदरा से लड़ेंगे, और दोनों जगह से जीते। बड़ोदरा को उन्होंने रिजाइन किया और यहाँ को रिटेन किया। सो ये भी आए, तो ये एक सिलसिला चल रहा है, इसलिए यूपी मैटर्स। और यूपी में जब अब आपको पता है 77 में जब चरण सिंह का नाम भूल गया था, वो बागपत से थे वो प्राइम मिनिस्टर, तो चरण सिंह जी जब मुरारजी भाई की सरकार आई थी 77 में, तो ऑल 85 सीट्स ऑफ यूपी वेयर ओन बाय जनता पार्टी। सो दैट इज़ द पावर ऑफ यूपी। और इस तरह से आप पहले देखें, जैसे आपको मालूम है कि 84 के बाद कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई थी 2014 तक। हाँ। उस बीच में कोalition ही आते रहे। मोदी जी आए 2014 में, तो दैट वाज फर्स्ट सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आफ्टर 84, क्योंकि 89 में जनता दल आया, उसके बाद फिर कोalition ही बनता रहा। तो जब भी यूपी में अच्छी सीटें आई हैं पार्टियों की, तो केंद्र में उनका राज कंफर्टेबल रहा है। जब कोएलिशन रहा है तो आप हमेशा देखेंगे कि यूपी में सीटें कम रही हैं। तो यूपी सीटें हैं बस, और कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ 80 सीटें हैं। उत्तराखंड अलग हो गया तो 85 से 80 बची। सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स मैटर्स। अब आप बताइए 543 में से जो है 80 सिर्फ आपको एक स्टेट से आ रही हैं, तो 4 स्टेट वाले, 3 स्टेट वाले, 5 स्टेट वाले, इनका क्या बात। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक बार ND तिवारी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, आपको ध्यान होगा, और उसके बाद मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। ND तिवारी से एक बार कुछ पत्रकारों ने गाजियाबाद में सवाल पूछा, उस समय यूपी को डिवाइड करने की बात चल रही थी। तो ND तिवारी ने बोला था कि स्टेट को डिवाइड करना चाहिए। मुलायम सिंह आए हुए थे गाजियाबाद, उनसे, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे किसी ने, पत्रकारों ने पूछा कि आप जो है ND तिवारी जी ने भी समर्थन किया है स्टेट के डिवीज़न का, आप बताइए। तो बोले कि तिवारी जी से जाके ये पूछो कि वो यूपी के CM थे तो कैसा लगता था, और उत्तराखंड के CM है तो कैसा लगता है। so that is the power of UP. Yes, and because of its numbers, nothing else, सिर्फ नंबर की बात। तो अभी सारा फोकस समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि उन्होंने क्लीन स्वीप ली है, वो मेजॉरिटी में आ गए हैं। आप 2-3 सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का जो एक नैरेटिव उन्होंने पकड़ा था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये काम किया, या फिर उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी काम की और बीजेपी की उल्टी पड़ गई शायद? क्या लगता है, क्या व्हाट वर्कड फॉर समाजवादी? आपने जो पहली दोनों बातें बोली वो दोनों इंटरलिंक्ड, मीन सोशल इक्वेशन एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स उसी सेंस में आप कह रहे हो। जी। तो उन्होंने, ये सही है कि अखिलेश का जो ये था इस बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन सोशली इंक्लूसिव था, और वो बीजेपी की जो बीजेपी ने जिस तरह से 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 17 और 22 का असेंबली चुनाव जिस तरह से जीता था, सेम स्ट्रेटजी अपना के अखिलेश यादव ने उनको हरा दिया। और कैसे कि अब कुर्मी एक बड़ा सेगमेंट है यूपी में, एस्टेब्लिश जो OBC जातियों में, यादव कुर्मी 2 बड़ी जातियां हैं, तो जो रिसोर्सफुल हैं, काफ़ी सरकारी नौकरियों में भी हैं, उनके पास ज़मीनें काफ़ी हैं, मजबूत लोग। वो जो है 10 कुर्मियों को टिकट दे दिए अखिलेश ने, और उसमें से 7 जीत के आए हैं। सारा बीजेपी का एस्टेब्लिश्ड इस बार पता है वो 11 कुर्मी MP जीत के आए हैं, यादव 5 जीते हैं। यादव की पॉपुलेशन लगभग दुगनी होगी कुर्मियों से। यादव 5 जीते हैं, सब सैफई परिवार के जीते हैं, और कुर्मी 11 जीते हैं, जिनमें 7 बीजेपी, 7 समाजवादी पार्टी के जीते हैं, 3 बीजेपी के जीते हैं और 1 अपना दल की, तो 11 हो गए।
तो ये इसी तरह से अब दलितों की दो बड़ी कम्युनिटी, एक उनमें से पासी है। पासी कैंडिडेट दे दिया अखिलेश यादव ने अयोध्या की सीट। पासी मोस्टली जो है एक दूसरी कम्युनिटी जो है वो मायावती जी की है। तो पासी जो है बड़ी संख्या में बीजेपी के वोटर माने जाते थे। हाँ, अब वो कैंडिडेट दे दिया अयोध्या की सीट जो बीजेपी हारी है, एक तो पासी कैंडिडेट दे दिया, और वहाँ के जो दोनों कैंडिडेट थे बीजेपी वाले भी, लल्लू सिंह जी भी और ये उदेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी में, बोथ आर वेल बिहेव्ड, बोथ आर सीजन इन देयर एरिया, बोथ आर वेल रेस्पेक्टेड। लल्लू सिंह जी भी कई बार के MP MLA हैं और ये अवधेश प्रसाद जी भी 8 या 9 टाइम MLA। तो दोनों के व्यवहार से कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, बहुत वेल कनेक्टेड है अपने एरिया। लेकिन अब कास्ट मैथमेटिक्स इनके फेवर में आ गया। फिर अखिलेश ने क्या चालाकी कर दी कि सराउंडिंग की सीटों पर कुर्मी दे दिए, और अयोध्या में कुर्मी बहुत है तो कुछ की तो रिश्तेदारियां होती हैं, आपको पता ही है। अगर 10, 15, 20% भी वोट कट गए होंगे तो ये कास्ट मैथमेटिक्स वहाँ पर उनके फेवर में काम कर गया, और ऐसा कई सीटों पर काम किया है। इसलिए जो अखिलेश की जो पार्टी 36, 37 टोटल नंबर है ना, ये बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी यहाँ पर फेल हो गई। कैंडिडेट्स जो है वो ऐसे दिए इन्होंने, कई जगह बहुत नाराज़गी थी कैंडिडेट से, उनको नहीं बदले, और जिनको नहीं चाहते थे लोग उनको बदल दिया, और जिनको बदला उनके बदलने की सूचना कुछ लोगों को तो शायद 1 घंटे पहले बताया फ़ोन करके कि आपका टिकट नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों का मुझे पता चला कि होली मना रहे थे लोग, होली के दिन टिकट घोषित किया था, आपको ध्यान होगा एक लिस्ट आई थी, और उनको अखबार से पता चला कि मेरा टिकट कट गया है। और एक कैंडिडेट ऐसे थे उनके बारे में मुझे पता चला कि उनको पता नहीं कैसे कैंडिडेट बनाया गया था, वो हार गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो सो रहे थे और उन्होंने टिकट के लिए कहीं अप्रोच भी नहीं किया था, वो लड़ना भी नहीं चाहते थे। उनको कि जब टिकट अखबार में आ गया, मतलब TV पर आ गया कि उनका नाम फला सीट से हुआ है, तो उनको किसी ने फ़ोन किया कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपका टिकट हो गया। बोले हैं कहाँ से? तो बीजेपी जो इतनी स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेती है और प्लानिंग में, पीपल से दैट एवरीबडी सेज दैट दे आर वेरी वेल प्लान्ड, हाउ कम इन उत्तर प्रदेश इनकी पूरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से क्रैश हो गई? नहीं, देखिए बीजेपी, ये आपकी बात सही है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से काम करते हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा यूपी में जो कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क नीचे नहीं बचा। करेक्ट जी। जो थोड़ा बहुत था समाजवादी पार्टी का था, वो समाजवादी पार्टी के रिसोर्सेज, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका मंच होता था भाषण देने, प्रियंका जी और राहुल जी जाते। जी जी। तो बीजेपी का और साथ में सपोर्ट में RSS का, उनका गांव-गांव तक आदमी है, बूथ-बूथ तक आदमी है, उनकी छोटी मोटी कमेटियाँ हैं। मान लीजिए 10 नाम कोई उनका नीचे से लिख के आ रहा है, उसमें 5 फर्जी भी हो, जो होता है ऐसे संस्थाओं में, तो 5 तो हैं, 2 तो होंगे, मतलब उनका आदमी, उनका नाम लेने वाला, उनका पर्चा वहाँ रखने वाला आदमी है। तो इतना उनका नेटवर्क है। स्ट्रेटजी बड़ी वेल प्लान्ड होती थी। लेकिन क्या है, देखिए 2 चुनाव में 14 और 19 में, तो 14 में आपको पता है एक तरफा आंधी हो गई थी, ठीक है, मोदी जी का नाम था, बहुत सारे दावे वादे सब हो रहे थे, होता है जो पहली बार आप आते। सेकेंड टाइम अचानक जो पुलवामा और बालाकोट, वो सब आपको ध्यान में होगा, फिर सारे सिचुएशन फेवर में हो गए, तो फिर ठीक हो गया। इस बार जो है बहुत जगह हम जो देख के आए, वो पार्टी और ऊपर से जो लोग नेता जाते थे वो बोलते थे कि आप मोदी जी को देखिए, इनको छोड़िए, लेकिन जो लोकल जो वोटर है वो कैंडिडेट को देख रहा था। इवन बीजेपी का वर्कर भी कैंडिडेट को देखने लगा, क्योंकि ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैंडिडेट। अब मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद सीट है, वहाँ केसरीनाथ त्रिपाठी जी वहाँ से कई बार MLA रहे हैं, यूपी के स्पीकर रहे हैं, फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे हैं, वकालत करते हैं, बड़े वकील हैं, उनको टिकट दे दिया। वो कभी बीजेपी में एक्टिव ही नहीं थे। अब उनसे मेरी वहाँ बहुत सारे बीजेपी और RSS के जो वर्कर्स थे, उनसे बात हुई इलाहाबाद में, बोले कि साहब बहुत मुश्किल होती है उनके साथ कैंपेन करने, और उनके सामने जो लड़ रहे थे, जो जीत के आए हैं, उनके पिताजी वहाँ कई बार से MLA रहे हैं, डोर टू डोर उनका गांव-गांव तक संपर्क है, और वो बड़ी ही इंटेंस कैंपेन उनकी चल रही थी, मैं देख के आया था। वो हार गए इलाहाबाद वाले। साथ में ये जो कई सीटें, अब जैसे चंद्रशेखर जी के बेटे को, नीरज शेखर जी को राज्यसभा ले आए थे, उनको बलिया में जो है ये दिया। वहाँ के लोकल वर्कर्स जो है नाराज़ थे, सिटिंग MP का टिकट काटा इन्होंने, वो भी हार गए। मेरठ की सीट पर जो है अरुण गोविल को लाए, जो राम का जिन्होंने किरदार किया था, उनको जब वो अपनी
पॉपुलैरिटी के पीक पर थे, तब उनको वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और इलाहाबाद में बाई इलेक्शन हो रहा था 88 में, तो वीपी सिंह के अगेंस्ट कांग्रेस के लिए उन्होंने कैंपेन की थी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और जब वो पॉपुलैरिटी उनकी सब खत्म हो गई, अब सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए रह गया कि उन्होंने राम का किरदार निभाया था, तो उनको बीजेपी मेरठ लाई, मुश्किल से 10,000 से जीते हैं किसी तरह। जबकि वो जो सिटिंग एमपी हैं पिछली बार थोड़े कम मार्जिन से जीते थे, बहुत ही एक्टिव दिखते थे वो पार्लियामेंट में भी और एरिया में भी, वो शायद अच्छे उससे चलिए, लेकिन वो सीट तो जीत गए। ये ऐसे ही बरेली की सीट है, बरेली में पिछली बार 1,67,000 से जीती थी बीजेपी। संतोष गंगवार वहाँ से 89 से एमपी थे, एक बार आ रहे थे सिर्फ 2009 में, और वो जो है 1 दिसंबर को 75 के पूरे हुए थे बाय द वे, इसलिए उनका टिकट काट के जिसको ले आए वो हालांकि जीत गए हैं, लेकिन उनका जो घर है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर था, वो उन्हीं की कम्युनिटी के हैं। वहाँ 1,67,000 का मार्जिन, जैसे मैं जो देख के आया था मुझे लग रहा था या तो ये हार जाएंगे या बहुत थिन मार्जिन होगा, तो 34,000 समथिंग उनका मार्जिन है। और वो इसलिए जीत गए क्योंकि वहाँ जो बीएसपी का कैंडिडेट था सेम कम्युनिटी का, उसका पर्चा रिजेक्ट हो गया लास्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हुआ एडजॉइनिंग सीट पर 2 सीटें हार गए। पिछली बार दोनों बीजेपी की थी, आंवला और बदायूं। तो इस तरह का इम्पैक्ट इनका अलग अलग रीजन में अलग अलग। अब फतेहपुर सीकरी सीट है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान है, वहाँ गए, आगरा से जो सीट है वहाँ में गया। वहाँ पिछली बार जो मार्जिन था कैंडिडेट का, राजकुमार चाह रहे हैं, वो फिर जीते हैं। वो 4,95,000 का मार्जिन था, कैन यू इमेजिन, 4.95 लाख। और इस बार मार्जिन जो है वो मेरा ख्याल है 40,000 के आसपास है, और बड़ी मुश्किल से लास्ट तक ये। तो इसको आप हारे तो नहीं है, जीत का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, लेकिन 4 लाख वोट तो 4.5 लाख वोट तो गायब हुए ना भैया। ये सेम चीज वैसे वाराणसी में मोदी जी का जो 5 लाख वोट्स थे, हाँ 4.79 है ये मार्जिन था आपका। इस बार वो रह गया है 1.52 जी है। राजनाथ जी का मार्जिन कम हुआ जी। सारी सीटों पर वो आप देखिए, जहाँ हारे नहीं है वहाँ मार्जिन बहुत कम हुआ है। तो यानी अगर जैसे वाराणसी में मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो शायद थोड़ी और मुश्किल हो जाती, मोदी जी का मार्जिन और कम हो जाता। ये तो मैं ये कह रहा हूँ जो करंट था, ये मुझे ताजुब हो रहा है कि बीजेपी में इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का सब पता रहता है और वो बहुत ही पहले से वो प्लान कर लेते हैं, वो कैसे फेल हो गए। तो आप कहेंगे कि उन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया वोटर्स को या अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया? बीजेपी का लॉस है और बीजेपी से समझने में गड़बड़ हुई है और कई लेवल पे गड़बड़ हुई है। एक तो उनको ग्राउंड रियलिटीज सही नहीं पता थी, उनके वर्कर का डिस्कनेक्ट इनका हो गया था। फिर आरएसएस के लोग जैसे वेस्टर्न यूपी में ठीक से काम नहीं कर रहे थे, ईस्टर्न यूपी में हमने देखा कि वो लोग काम कर रहे हैं इनके लिए, तो वो भी एक फैक्टर था। फिर ये जो कास्ट इक्वेशन है ना, वो ये ठीक से नहीं। अब जैसे मैं बताऊं, बीजेपी के कुछ नेता मुझे बोल रहे थे कि अखिलेश यादव ने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी कम्युनिटी का और कई सारे कम्युनिटीज़ को टिकट दिया और वो सफल रहे। बीजेपी कुछ कम्युनिटीज़ को ऐसे जिसको पॉलिटिकली अनटचेबल टाइप मान के रखती है ना कि ये तो हमें वोट देंगे ही नहीं, या उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करती है। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये रहता है, तो वो अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं हो पाए। देन कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लगता है स्टेट और सेंटर में ना थोड़ा कम्युनिकेशन गैप और कुछ न कुछ ये गड़बड़ हुई है, जो मिसहैंडलिंग हुई है। तो बाकी तो कर रहे होंगे उनको जो करना है, लेकिन रिजल्ट जो है वो सामने। Thank you so much for this interesting conversation, and if you like the video, please log on to YouTube Indian Express's channel.